जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपकी सेकंड बुक का 9वां जो चैप्टर है जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सब साथियों को ये बता दूं भी इस चैप्टर को तैयार करने से पहले हमें इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझना है। आज की इस क्लास को आपको अच्छे से समझना है और इस समझ के दौरान आप ये देखेंगे भी अरे वाह, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से आज तो हमें कई क्वेश्चन है वो यहाँ पर मिल गए और साथ में पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने इस नए चैप्टर को और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में नियोजन यानी इंडिया में प्लानिंग के बारे में। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको पता है देश की आज़ादी देश के विभाजन के साथ मिली। बहुत तरह की समस्याएं हमारे देश के अंदर थी, जैसे इस देश को अखंड बनाए रखना, एकता के सूत्र में पिरोना, भी किस प्रकार से पिरोए रखें, ये एक बड़ी समस्या थी नई सरकार के सामने। दूसरी थी भी इस देश के अंदर किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना है वो हो, और तीसरा भी देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से हो। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस प्रकार से देश में गरीबी दूर हो, किस तरीके से लोगों को रोजगार मिले, किस प्रकार से कृषि में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, किस प्रकार से उद्योगों का विकास हो, ऐसे बहुत सी चीजें, कैसे लोगों की जो इनकम है वो बढ़ाई जाए। तो ये समस्याएं देश के सामने थी। तो इसी तीसरी प्रमुख समस्या को लेकर ही आज का अपना ये टॉपिक है वो है यानी देश का आर्थिक विकास कैसे किया जाए, अर्थात भारत में नियोजन यानी प्लानिंग। ये शब्द भी हमारे लिए नया नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आपका कोई सपना होगा, कोई गोल होगा, उस गोल को प्राप्त करने के लिए भी तो आप सोच विचार करते हो, एक आउटलाइन अपनी बनाते हो और भी मुझे किस प्रकार से एग्जाम में अपने गोल को प्राप्त करना है और फिर उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से काम को करते हो। चाहे आप कहीं घूमने जाएं या बाजार से कोई चीज लेने के लिए जाते हो, आप अपना घर बनाते हो, तो इस प्रकार की प्लानिंग है वो सभी लोग करते हैं। तो भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद इस देश के आर्थिक विकास के लिए जो नियोजन का तरीका अपनाया गया और वो रखा गया केंद्रीय नियोजन, यानी देश की जो प्लानिंग है वो सेंटर गवर्नमेंट करेगी, यानी ऊपर वाले लेवल पर डिसीजन होगा भी देश की प्लानिंग कैसे हो। और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग स्थापित किया जिसका नाम योजना आयोग। मार्च 1950 के अंदर इस योजना आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग ने जो चीज लागू की मेन वो रही पंचवर्षीय योजनाएं, अर्थात हम हमारे भारत का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के तहत करेंगे, यानी 5-5 साल की ये हम योजनाएं हैं वो बनाएंगे। अब एक बात और यहां पर आपको बताना चाहूं कि ये कंसेप्ट कहां से लिया हमने। ये कंसेप्ट उस टाइम हमने सोवियत संघ से लिया, जिसका एक बड़ा देश जो है रसिया, रूस से हमने ये कंसेप्ट है वो पंचवर्षीय योजनाओं का लिया। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट कर दी। एक यहां पर आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, पंचवर्षीय यानी 5, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब प्रारंभ हुई। तो किसकी बात कर रहे हैं, पंचवर्षीय यानी 5, इसके आगे 1 लगा दीजिएगा तो क्या बन गया 51, अर्थात 1951 में तारीख की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 से आप 5 साल जोड़ ले, 52 तक 1 साल, 53, 54, 55, 56, यानी 51 से 56 तक हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना। फिर 56 से आगे 5 साल जोड़ ले, दूसरी, फिर तीसरी,
3 के बाद में फिर एक एक साल की योजनाएं बनानी पड़ी, उसके बाद में फिर पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5-5 की प्लानिंग हो गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो इस चैप्टर के हिसाब से आपको 2 योजनाओं का जरूर पता होना चाहिए। 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका टाइमिंग था 1969 से 1974, 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम रखा गया 1974 से 79 तक। लेकिन ये एक साल पहले ही यानी 78 तक, 78 तक ही ये योजना चली। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो अपना 5 साल का टाइमिंग है वो पूरा नहीं कर पाई। अब उसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम यहां पर नहीं जा रहे क्योंकि हम इसको ज्योग्राफिकल दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो 1951 से स्टार्ट हुई पहली, और बता दूं टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। और यह भी ध्यान रख लो, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में आई थी। 2012 से 2017 तक है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारे देश के अंदर टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं। इस चैप्टर का संबंध 2 पंचवर्षीय योजनाओं से है। धीरे धीरे देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो आई, और उन्होंने इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक नया इंस्टीट्यूट स्थापित किया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग, यानी NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उभरते भारत का राष्ट्रीय संस्थान। तो अब योजना आयोग नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें हमारे टॉपिक को समझना है। तो योजना आयोग 1950 में आया, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 5 साल के लिए। टोटल 12वीं जो है वो 12 वाली जो 2012 से 2017 तक का टाइम था। नीति आयोग आ गया इसके स्थान पर, और इसकी स्थापना जरूर ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को किसका जो स्थापना है वो की गई, नीति आयोग की। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा। और इस नीति आयोग ने यह फैसला लिया भी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2017 तक चलेगी हम उसको पूरा होने देंगे, उसके बाद हम हमारी प्लानिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। और इसके अंदर 15 साल की जो योजनाएं हैं वो सिस्टम इसके अंदर अपनाया गया, और साथ में बताया गया भी इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है नीति आयोग की स्थापना का। तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। केंद्र और राज्य सरकारों को सही और तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है वो रहा। तो थोड़ा सा ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया भी। देश के आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग आया, ये केंद्रीय नियोजन था, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, यानी एक स्तरीय सिंगल लेवल का ये सिस्टम था। सेंट्रल गवर्नमेंट ही देश के लिए, राज्यों के लिए और जिलों के लिए योजनाएं हैं वो इसके तहत बनाती थी। और चौथी और पंचवर्षीय योजना का आप टाइमिंग ध्यान रखें, अगर ये रह जाए तो याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। और योजना आयोग के स्थान पर अब 1 जनवरी 2015 से किसकी स्थापना हो गई, नीति आयोग की स्थापना है वो होगी। इतनी बेसिक बात क्लियर होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां और समझ लें, एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है यहां पर भी। नियोजन है, इसके कितने उपागम हैं, उपागम कहें, अप्रोचेस कहें या वर्ग कहें, तो 2 उपागम हैं। एक खंडीय नियोजन यानी सेक्टोरल प्लानिंग की बात, और दूसरा प्रादेशिक नियोजन यानी रीजनल प्लानिंग। जो केंद्रीय नियोजन का हमने तरीका अपनाया था उसके 2 उपागम, 2 अप्रोचेस, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। खंडीय नियोजन का क्या मतलब है? इसका मतलब है भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसके विभिन्न सेक्टर भी, हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो हिस्से हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सिंचाई हो गया, उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया, निर्माण हो गया, परिवहन, संचार, इनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाना
और उनको लागू करना, यानी सेक्टर वाइज, अर्थात आप एग्रीकल्चर पर कितना पैसा खर्च करोगे देश के डेवलपमेंट के लिए, सिंचाई पर कितना करोगे, उद्योग पर कितना करोगे। यानी जब भी हम पंचवर्षीय योजना लागू करते थे तो हमारी प्राथमिकताएं डिसाइड हो जाती थी। भी हम सबसे ज्यादा, जैसे स्टार्टिंग की पहली पंचवर्षीय योजना है तो हमारे देश के अंदर खाद्यान्न की समस्या थी, तो इसका मतलब हमने एग्रीकल्चर के ऊपर, सिंचाई जो योजनाएं हैं उनके ऊपर हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तो हमने उद्योगों के ऊपर जो ज्यादा फोकस किया, यानी ज्यादा पैसा उसमें लगाया, और बाकी के अंदर उसकी तुलना में कुछ कम पैसा है वो खर्च किया। तो यानी सेक्टर वाइज ये डिसाइड कर लिया जाता है देश की के विकास को लेकर भी कौन सी हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो जब हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर के अनुसार डेवलपमेंट के कार्यक्रम बनाते हैं, उनको लागू करते हैं, तो उसे कहा जाता है खंडीय नियोजन कहा जाता है। दूसरा, रीजनल नियोजन की बात करें, रीजनल प्लानिंग जो है, इसके अंदर क्या है, पूरे देश को विभिन्न प्रदेशों के अंदर बांटकर फिर यह कार्य संपन्न किया जाता है। तो किसी प्रदेश के लिए उसके सभी संसाधनों के उचित उपयोग और विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना। इसमें तो सेक्टर वाइज योजनाएं बनाने की, यानी हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी, यह डिसीजन होता है। इसमें भी कोई प्रदेश है, चाहे हम अपने राजस्थान स्टेट की बात करें, यहां किस प्रकार के संसाधन हैं और उन संसाधनों का हम उचित तरीके से कैसे उपयोग में ले सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाएंगे और उन कार्यक्रमों को लागू करेंगे। तो दो हो गया ना, उपागम या वर्ग कहिए, खंडीय और प्रादेशिक जो प्लानिंग का ये सिस्टम है। एक बात अब यहां थोड़ा सा समझिए, मैंने कहा था ना आज की इस क्लास में हमें टॉपिक को समझना है। ये जो सारा सिस्टम हमने अभी तक देखा, यहां योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं और इन दोनों सेक्टर की बात की, ये स्टार्टिंग का सिस्टम रहा था जिसके अंतर्गत सिर्फ एक लेवल के ऊपर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रही थी। तभी तो हमने कहा केंद्रीकृत नियोजन भी सेंटर डिसाइड करेगा, नीचे वालों से हम नहीं पूछेंगे, ऊपर बैठा हुआ आदमी डिसीजन करेगा, भाई इतना इतना पैसा इस तरीके से खर्च करना है डेवलपमेंट के लिए, आप ये कीजिएगा। 15-20 साल बाद, यानी लगभग 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद केंद्र सरकार को यह समझ में आया भी यार ये तो जो सिस्टम है वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। यानी हम चाहते हैं देश की गरीबी दूर हो जाए, वो नहीं हो पा रही है। यानी क्षेत्र की जो प्रादेशिक जो असमानता है वो अभी भी बरकरार है। हम किस प्रकार से इसको है वो खत्म कर सकते हैं। तब सुझाव आए भी हमें स्थानीय लेवल पर इस चीज को पता करना चाहिए भी जो स्थानीय जो संसाधन हैं भी किसी क्षेत्र में जब हम योजना लगाएं वहां किस प्रकार के संसाधन हैं, उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं, उसके आधार पर ही उस क्षेत्र के अंदर हमें प्लानिंग करनी चाहिए। और ऐसा करेंगे तभी तो क्षेत्रीय और सामाजिक जो विभिन्नता है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो अर्थात लोकल बॉडीज, यानी ऊपर से बात करें भी देश, उसके बाद राज्यों की बात करें, जिलों की बात करें, फिर ब्लॉक आते हैं। ब्लॉक के बाद में अब तो ग्राम पंचायत भी आ गई। तो ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों को इन कार्यक्रमों से सुझाव लिए जाएं, वहां के संसाधनों को समझा जाए, उनसे राय मशवरा किया जाए। जब ऐसा किया जाता है तो इस कार्य को कहा जाता है विकेंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण का उल्टा विकेंद्रीकरण। तो लगभग 15-20 सालों बाद हमने केंद्रीकरण के साथ साथ किसको अपनाना स्टार्ट कर दिया, विकेंद्रीकरण को अपनाना स्टार्ट कर दिया। तब हमने कहा भी हम क्षेत्रीय नियोजन कर रहे हैं, एरिया वाइज प्लानिंग है वो कर रहे हैं। अर्थात नीचे वाला जो लेवल है, नीचे चाहे ब्लॉक लेवल की बात करें, ग्राम पंचायत लेवल की बात करें, एक स्टैंडर्ड ले लें तो ब्लॉक लेवल के ऊपर भी किस प्रकार के वहां संसाधन हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, वहां से सुझाव लेंगे। वो सुझाव उच्च लेवल पर भेजे जाएंगे, फिर वो वहां पर बैठे हुए लोग ये डिसाइड करेंगे भी इस प्रकार से आप इस क्षेत्र का विकास है वो कर सकते हैं। तो इसमें काफी सहायता है वो उस क्षेत्र के विकास के अंदर देखने को मिली। जब ये एरिया प्लानिंग अपनाया गया
तो इस टाइम इसके भी दो उपागम, दो तरीके रखे गए भी। इसमें हम किस पर फोकस करें? तो एक तो रखा गया लक्ष्य क्षेत्र, यानी आपका टारगेट कौन सा एरिया है। दूसरा रखा गया लक्ष्य समूह है, यानी आप किस ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। एक तो एरिया, किस एरिया को टारगेट कर रहे हो, और दूसरा कौन सा ग्रुप। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन है वो है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, यानी एरिया की बात। तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के तहत कई कार्यक्रम चलाए गए। हम यहां आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं भी कौन कौन से हमें इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझने हैं। पहला है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यहां मैंने 4th लिखा है रोमन में, तो इसका मतलब है भी ये जो कार्यक्रम है सूखा संभावी, जहां सूखे की समस्या रहती है, हमने उस एरिया को चिन्हित कर लिया, फिर उस एरिया के लिए हमने प्लानिंग की और उसका डेवलपमेंट किया, अच्छे से योजना को वहां लागू किया गया। ये जो योजना है ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर है, वो शुरू हुई। बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके अंदर और अधिक विस्तार है वो किया गया। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यहां 5th लिखा है, इसका मतलब पर्वतीय क्षेत्र, जो पहाड़ी जो इलाका है वो डिसाइड कर लिया, फिर उस पहाड़ी इलाके के डेवलपमेंट के लिए हमने जो कार्यक्रम चलाया वो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आया। तीसरा है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी जो हमारे ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, वहां उन क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए कई उपयोजनाएं हैं वो भी स्टार्ट की गई, और ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1974 के बाद है वो स्टार्ट हुई। सूखा संभावी क्षेत्र हम कहते हैं भी ये चौथी में चला, तो 73-74 के आसपास ही चला। तो मोटा मोटा जो ये क्षेत्रीय नियोजन की जो यानी विकेंद्रीकरण की जो बात आती है ना, ये सारा सिस्टम अगर बड़े लेवल पर हम देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही ये बड़ा परिवर्तन है वो देश के अंदर देखने को मिला। विकेंद्रीकरण के साथ साथ विकेंद्रीकृत जो नियोजन, जो बहुस्तर के ऊपर यानी नीचे वाले लेवल को भी आधार है वो माना गया, उनको वैल्यू दी गई, उसको अपनाया गया। तीसरा जनजातीय हो गया, ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ। और चौथा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें इंदिरा गांधी नहर का जो कमांड एरिया डेवलपमेंट से संबंधित जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिएगा लक्ष्य क्षेत्र में 4 योजनाएं यानी 4 चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये किसके अंदर शामिल है? एरिया, टारगेट ऑफ एरिया की बात आती है लक्ष्य क्षेत्र की। लक्ष्य समूह के 2 एग्जाम्पल यहां पर है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम है। लघु किसान विकास संस्था, लघु यानी स्मॉल जो फार्मर है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, SFDA की बात आती है, तो हमने लघु किसान ले लिए, तो ये हमारा टारगेट हो गया, जो हमारा ग्रुप, जो टारगेट ग्रुप है। दूसरा सीमांत किसान, मार्जिनल जो फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है, MFDA जिसको हम कहते हैं, तो यहां लघु किसान के लिए के विकास के लिए एजेंसी बना ली, और सीमांत किसानों के डेवलपमेंट के लिए भी एजेंसी है वो बना दी। तो ये काम किसके लिए किया गया? उन किसानों के ग्रुप के लिए किया गया, तो इसको हमने लक्ष्य समूह के अंतर्गत है वो शामिल किया। अब सीधी सी बात है, अगले जो वीडियो सेशन होगी उसके अंतर्गत हम हमारी इन जो 4 प्रमुख जो योजनाएं हैं, जो क्षेत्रीय नियोजन की प्लानिंग है भी किस प्रकार से चौथी 5वीं पंचवर्षीय योजना से देश का आर्थिक विकास किया गया, ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। और साथ में हम सतत पोषणीय विकास को भी अच्छे से समझेंगे भी उस सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास और क्या उपाय है वो हो सकते हैं। तो ये अच्छे से अगर आप नोट करना चाहें तो नोट्स फॉर्म में नोट भी आप कर लीजिएगा। हर पढ़ने वाले बच्चे से जो टॉपिक को समझना चाहता है, मैं कहूँगा भी पहले समझ की बात आप कीजिएगा। अब लास्ट में मैं एक बार थोड़ा सा इसको सम अप कर दूं, यानी हम देश के प्लानिंग के बारे में भी, जब देश आज़ाद हुआ तो प्लानिंग किस प्रकार से की गई,
यानी देश का आर्थिक विकास कैसे करें, कैसे गरीबी दूर करें, कैसे इनकम है वो बढ़ाई जाए, कैसे बेरोजगारी दूर की जाए, कैसे एग्रीकल्चर के अंदर इंडस्ट्री के अंतर्गत है वो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, लोगों के अंदर जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हमने जो नियोजन का तरीका अपनाया, उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया जिसे योजना आयोग कहा गया, जो कि मार्च 1950 के अंदर इसकी स्थापना है वो की गई थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली 1951 से लेकर 2017 तक। अब आप मुझे एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड और 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। और अब क्योंकि सरकार बदल गई थी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया। कब आया? 1 जनवरी 2015 को। फिर हमने दोनों खंडीय और प्रादेशिक नियोजन क्या सिस्टम है और किस प्रकार से बहुस्तरीय लेवल के ऊपर हमने एरिया प्लानिंग है वो भी स्टार्ट समय के साथ कर दी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक है, अच्छे से इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब है वो जरूर दूंगा। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।